बर्म्यूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया में ऐसा शायद कुछ ही लोग होगा जिसे इस ट्रायंगल के बारे में पता नहीं है। नॉर्थ अटलांटिक में फ्लोरिडा, पुएर्टो रिको और बर्म्यूडा, ये तीनों आइलैंड को एक इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट करता है, जो कि 5 लाख स्क्वायर माइल्स के एरिया पर फैला हुआ है। कोई कहता है कि ये एरिया कर्स्ड यानी शापित है। कुछ कहते हैं कि ये सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए होता है, और कुछ का तो ये मानना है कि इसमें यूएफओ कनेक्शन भी है। तो क्या है इसका सच? कहीं मत जाइएगा, मैं हूं देवाशीष, तो चलिए जान लेते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस जब न्यू वर्ल्ड के एक्सपीडिशन के लिए निकले थे, तब उस एक्सपीडिशन के दौरान उन्होंने देखा कि एक बहुत स्ट्रेंज फायरबॉल को समुद्र के अंदर अचानक से चले जाते हुए, और उसी रात को उनका कंपास भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। उन्होंने बहुत सारे स्ट्रेंज लाइट्स को भी नोटिस किया था उस रात। उस समय कोई डेवलप कम्युनिकेशन भी नहीं था उस ट्रायंगल को ढूंढने के लिए, इसलिए लोगों को 20वीं सेंचुरी तक इस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मार्च 1987 यूएस नेवी में एक ऐसा ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ जिसमें कोई भी मारा नहीं गया था। एक फ्यूल टैंकर यूएसएस साइक्लॉप्स, जो कि 10,800 टन्स मैंगनीज ओर या कच्चा मैंगनीज को ब्राजील से बाल्टीमोर तक ले जा रहा था। इसका मतलब उस शिप को डेविल्स ट्रायंगल के बीच से होकर जाना था। यूएसएस साइक्लॉप्स एक नॉर्मल सा दिन में ही उसका जर्नी कर शुरू किया, और उसके कैप्टन से भी कोई भी परेशान करने वाला मैसेज भी नहीं मिल रहा, यानी सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन ट्रायंगल के एरिया में एंटर करने के कुछ ही देर बाद वो शिप रेडार से अचानक लापता हो गया। कोई भी रिस्पॉन्स नहीं, कैप्टन से भी कोई भी मैसेज नहीं मिल रहा था, जस्ट वैनिश्ड। इसके बाद उस जहाज को ढूंढने के लिए बहुत सारी रेस्क्यू मिशंस को भी डिप्लॉय किया गया था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी नहीं मिला था। 5 दिसंबर 1945 कोलंबस के 450 साल बाद यूएस मिलिट्री के 5 एवेंजर टॉर्पेडो बॉम्बर, जिसे फ्लाइट 19 के नाम से भी जाना जाता था, इन 5 एयरक्राफ्ट ने एक रूटीन एक्सरसाइज के लिए नेवल एयर स्टेशन फोर्ट लॉडरडेल से उड़ान भरा था। लेकिन उड़ान भरने के 4 घंटे के बाद से ही उन एयरक्राफ्ट से मैसेजेस आने में प्रॉब्लम शुरू हो गया था, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट डेविल्स ट्रायंगल में घुस चुके थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से तो कुछ देर तक एयरक्राफ्ट का रेडियो सिग्नल मिल रहा था, लेकिन पायलट्स कुछ भी सुन नहीं पा रहे थे, और इसके कुछ ही देर बाद वो 5 एयरक्राफ्ट अचानक रेडार से गायब हो गए, और पायलट से रेडियो सिग्नल भी मिलना पूरा बंद हो गया। इसके बाद उन 5 एयरक्राफ्ट को ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू प्लेन को भेजा गया। उस रेस्क्यू प्लेन में 13 रेस्क्यू क्रू शामिल था, लेकिन चौंकाने वाला बात ये था कि वो रेस्क्यू प्लेन भी गायब हो गया। उस घटना के 75 साल बाद आज भी उन 6 एयरक्राफ्ट के क्रूज का कोई भी पता नहीं चला। ब्रूस ग्रेनल, जो कि एक बर्म्यूडा ट्रायंगल सर्वाइवर थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक फॉग का एक थ्योरी को दुनिया को बताया। 1970 ब्रूस एक प्लेन में 2 पैसेंजर के साथ बहामा से मायामी जा रहे थे। जब वो प्लेन बर्म्यूडा ट्रायंगल में घुसे, तब अचानक बहुत बड़ा 2 बादल उन लोगों के प्लेन को निगल लिया। ब्रूस के मुताबिक उन लोगों ने देखा कि वो बादल के अंदर एक टनल जैसा कुछ बना हुआ था। जब वो क्लाउड से बना उस टनल से बाहर आए, तो उन लोगों को लगा कि वो लोग नीला आसमान और ब्लू होराइजन को देख पाएंगे, लेकिन उन लोगों ने देखा कि बाहर थिक ग्रे क्लाउड था, और पायलट बाहर पर सिर्फ 2 माइल तक ही देख सकते थे। प्लेन का कोई भी नेविगेशन सिस्टम
ठीक से काम नहीं कर रहा था। कैसे भी करके बहुत मुश्किल से ब्रूस एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट कर पाए थे, लेकिन वो लोग ब्रूस के प्लेन को रेडार पर डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। वो लोग उस टनल में सिर्फ 3 मिनट ही बिताए थे, लेकिन उस 3 मिनट में ही वो लोग 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके थे। ये स्पीड एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट अगर सुपरसोनिक स्पीड से चले तो ही इस डिस्टेंस को इतनी कम समय में अचीव कर सकता है। बहामा से मायामी का ये डिस्टेंस को 75 मिनट्स की जगह वो लोग सिर्फ 47 मिनट्स में ही कंप्लीट कर चुका था। और एयरपोर्ट में उतरने के बाद देखा गया कि प्लेन में जितना फ्यूल रहना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा फ्यूल मौजूद है। तो क्या ये एक टाइम ट्रैवल था? कुछ ओशनोग्राफर का मानना है कि इन बर्म्यूडा ट्रायंगल के नीचे का ज़मीन इनकॉन्सिस्टेंट यानी स्टेबल नहीं है, इसलिए वहाँ समुद्र के नीचे बहुत सारे ब्लू होल्स बने हुए हैं जहाँ पर हाई टाइड के समय वर्लपूल क्रिएट होता है, यानी वहाँ का पानी बहुत जोर से घूम के ऊपर के कोई भी चीज़ को नीचे की तरफ खींचता है। आप इन ब्लू होल्स को पानी के नीचे का वाटरफॉल भी कह सकते हैं, और इन्हीं ब्लू होल्स के लिए शिप्स और बोट्स इन मिस्ट्री ट्रायंगल में डूब जाते हैं। लेकिन ये ब्लू होल्स तो कोई एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट का कारण नहीं हो सकता। इस थ्योरी को आप लोग मान सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से डिनाई भी नहीं कर सकते हैं, स्पेशली जहाज़ों के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल के ओशन फ्लोर डूबे हुए शिप्स और बोट से भरे हुए हैं, तो ट्रेजर हंटर्स के लिए ये एक ड्रीम स्पॉट है। इसी में से कोई एक लकी ट्रेजर हंटर को एक सीक्रेट मैप मिला जो कि 1960 का सैटेलाइट इमेज से बना हुआ था। इस मैप में बहुत सारे शिपरेक्स का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मिला इस ट्रायंगल में, लेकिन इनमें से एक ऑब्जेक्ट शिपरेक नहीं था। इसको तब अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट कहा गया। बहुत ट्रेजर हंटर्स के मुताबिक वो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट क्रिस्टोफर कोलंबस के शिप का कोई टुकड़ा हो सकता था, लेकिन ओशन सरफेस का 300 फीट नीचे जो चीज़ को आइडेंटिफाई किया गया वो हैरान कर दिया था। ये ऑब्जेक्ट कोरल लेयर से पूरा कवर्ड था और इसको आइडेंटिफाई कर पाना बहुत ही मुश्किल था, और इसको देखकर ऐसा नहीं लगता था कि ये कोई नेचुरल तरीके से बना हुआ कोई ऑब्जेक्ट था। बाद में इस ऑब्जेक्ट को अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट यानी यूएसओ डिक्लेयर कर दिया गया। शायद इसमें कोई एलियन कनेक्शन भी हो, शायद इसको लेकर कोई ना कोई रिसर्च अभी भी चल रहा हो जो हम लोगों को नहीं पता। जोसेफ हचिंसन जो कि एक साइंटिस्ट थे, वो बर्म्यूडा ट्रायंगल पर इलेक्ट्रॉनिक फॉग थ्योरी को सपोर्ट भी किया था, जो कि ब्रूस ग्रेनन ने उसके एक इंटरव्यू में बताया था। तो आपको क्या लगता है इस डेविल्स ट्रायंगल का सच आखिर क्या है? तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं साइंस के किसी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट एपिसोड में, साइंस स्कूप के साथ।